हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं इन्हीं के बेसिस पे आपके जो है एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको आज हम करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, तो पहला जो क्वेश्चन है बहुत इजी होने वाला है, तो इजी से हम करेंगे और थोड़ा क्या करेंगे टॉपिक वाइज, जैसे भी हमने एनसीईआरटी में अपना कवर किया है चैप्टर, उसी टॉपिक वाइज हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इजी है, तो स्टार्ट करते हैं इजी से। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। कह रहा है कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बीच में चार्ज को मूव कराने पर कितना वर्क होगा, जबकि इन 2 पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट दे रखा है अपने को। राइट, तो चार्ज अपने को यहाँ पे गिवन है 2 कूलम, क्लियर, और पोटेंशियल अपने पास गिवन है यहाँ 12 वोल्ट। अब वर्क निकालना है, तो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल इक्वल टू होता है W बाय Q। तो वर्क इक्वल टू हो गया VQ। राइट, तो वर्क ही निकालना है। V अपने पास से 12, चार्ज है 2, तो आंसर आ गया अपने पास 24 जूल। तो इतना वर्क करेगा 2 पॉइंट के बीच में मूव करने पर। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है द VI ग्राफ ऑफ 2 कंडक्टर्स A and B as shown in figure, which of the conductor has more resistance। तो ये हमारे पास एक VI ग्राफ दे रखा है 2 डिफरेंट कंडक्टर्स के लिए। पहला कंडक्टर है A, दूसरा कंडक्टर है B। ठीक है, तो कह रहा है किसके पास रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब VI ग्राफ है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू होता है अपने पास I R। राइट, और रेजिस्टेंस निकालना है तो ये हो जाएगा V अपॉन में I। सिंपल सा, ठीक है। और अगर हम A के लिए करेंगे तो A के लिए अगर V1 कर लेते हैं, मान लेते हैं इधर लिख लेते हैं A और इधर लिख लेते हैं अपना B, तो R इक्वल टू हो गया अपने पास V1, ठीक है, अपॉन में I1, और इधर हो गया R इक्वल टू V2 अपॉन में I2। अब जिसमें करंट ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम है ना, क्योंकि करंट के रेजिस्टेंस क्या है, इनवर्सली क्या कह सकते हैं, जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। लेकिन ऐसे तो 2 डिफरेंट वैल्यूज दिखा, इसमें भी 2 अननोन क्वांटिटी, इसमें भी 2 अननोन क्वांटिटी, ऐसे तो होगा नहीं। तो हम मान लेते हैं किसी पॉइंट पे एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर से ड्रॉ करते हैं, तो इस पॉइंट पे मानते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर देखिए पोटेंशियल वैल्यू सेम आ रही है। तो अगर हम V1 V2 को सेम कर लेते हैं, यानी सेम पोटेंशियल पर चेक करते हैं, तो सेम पोटेंशियल पर, ठीक है, यहाँ पे आई देखिए, इस कंडक्टर के लिए आई की वैल्यू आ रही है ये, और इस कंडक्टर के लिए आई की वैल्यू आ रही है ये। क्लियर, तो ये सिंपल क्या हो गया कि जो RA है वो आ गया V अपॉन में I1, और RB आ गया V अपॉन में I2। ठीक है, अब यहाँ पे जो है I2 जो है ध्यान से देखें तो I1 से ज्यादा है। ठीक है, I2 जो है वो I1 से ज्यादा, देखिए I2 की वैल्यू ये है ग्राफ पे और I1 की ये वैल्यू। क्लियर, तो I2 जो है वो I1 से ज्यादा हो गया। अब जिसका I ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम, I2 ज्यादा है तो RB क्या हो गया, कम, और RA हो गया, यानी कंडक्टर A का रेजिस्टेंस कंडक्टर B से ज्यादा होगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a negligibly small current is passed through a wire of 15 meter and of uniform cross sectional 6 into 10 to the power minus 7 meter square and its resistance is measured to be 5 ohm. What is the resistivity of the material at the temperature of the experiment? क्या कर रहा है कि एक वायर है, उसके अंदर नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस और नेग्लिजिबली करंट पास हो रहा है ना, और वायर की लेंथ है, जो गिवन डेटा है वो लिखते रहते हैं 15 मीटर, जबकि उसका जो यूनिफॉर्म एरिया है क्रॉस सेक्शन का वो दे रखा है हमें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया 6 into 10 to the power minus 7 मीटर स्क्वायर, और उसका जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 5 ओम। क्लियर, तो R दे दिया है 5 ओम। तो कह रहा है रेजिस्टिविटी कितनी होगी जिस टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था
जो फैक्टर से आया था हमारा कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उससे कॉन्सेप्ट बना था आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। तो रो होता है अपना रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी अपने को निकालनी है, तो क्या हो जाएगा ये आर ए बाय एल। आर गिवन है, एल गिवन है, ए गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं आर 5, ए 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, एल 15। देखिए ये गया 3 2, तो आंसर आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और यूनिट होती है इसकी ओम मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बोल रहा है a metal wire of resistivity 64 into 10 to the power minus 6 ohm centimeter and length 190 centimeter has a resistance of 7 ohm. Calculate its radius. ठीक है, एक मेटल वायर है, उसके अंदर रेजिस्टिविटी दे रखी है अपने को, रो गिवन है इस बार 64 into 10 to the power minus 6 ohm सेंटीमीटर, लेंथ है 198 सेंटीमीटर, राइट, क्लियर। अब ये सेंटीमीटर, इसको मीटर में करेंगे तो क्या होगा 64 इंटू 10 टू द पावर -6, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेम इसको भी मीटर में कर लेते हैं 198 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, राइट। रेजिस्टेंस अपने को दे रखा है, रेजिस्टेंस है अपना कितना 7 ओम, रेडियस बोल रहा है कितना होगा, तो पहले रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, रो एल बाय ए। अब ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी, ये लेंथ, ये एरिया। अब रेडियस बोल रहा है तो एरिया के पास रेडियस होता है, क्योंकि वायर है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो होता है सर्कुलर। यहाँ से एक ही टर्म में पहले इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करते हैं, रो एल बाय आर आ गया है ना। अब यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा एरिया, तो एरिया क्या होता है अपने पास पाई आर स्क्वायर, ये आ रहा है रो एल बाय ए, राइट। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया रो एल बाय पाई ए। अब वैल्यूज करते हैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट, रो की वैल्यू 64 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -2, लेंथ 198 इंटू 10 टू द पावर -2, पाई 22, इधर जाके चला गया 7, सॉरी यहाँ आएगा अपने पास क्या था आर, ठीक है, ये है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है अपने को 7। अब इसको करते हैं सॉल्व, 7 से ये गया 7, देखिए ये जाएगा 2 के टेबल पे 11 पे, और ये जाएगा 9 9, अब ये 11 पे गया 9 पे, ये आर स्क्वायर था, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा रूट, ये सारी वैल्यू रूट के अंदर है, तो यहाँ बच गया आर, यहाँ बचा है 9, ठीक है, और ये बचा है 64 का जो रूट से बाहर आएगा आता है 8, ठीक है, 9 रूट से बाहर होके हो गया 3, -6 -2 हो गया -8, और ये -10, -10 का हो गया माइनस का 5, ये हो गया 24 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। तो इतना रेडियस होगा इस वायर का जिसके पास इतना रेजिस्टेंस है, क्लियर है। चलिए इसको कर लेते हैं नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पीस ऑफ वायर of resistance 20 ohm is drawn so that its length is increased to twice its original length. Calculate resistance of the wire in the new situation. कह रहा है एक पीस है वायर का जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है ना, तो इनिशियली जो रेजिस्टेंस है वो 20 ओम है, ठीक है, 20 ओम, और रेजिस्टेंस इक्वल्स टू होता है अपने पास रो एल बाय ए, और ये 20 के बराबर है। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब कह रहा है कि लेंथ अगर इंक्रीज कर देते हैं 2 टाइम्स, यानी अगर हमारे पास जो नई लेंथ है L2 वो 2 टाइम्स हो जाता है, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, या नया रेजिस्टेंस कितना होगा जो नई सिचुएशन है। अब देखियो देखते हैं इसमें क्या होता है, हमें पता है कि जब
सेम वायर होती है, मटेरियल सेम है, मटेरियल चेंज नहीं होता और वायर की लेंथ इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम तो सेम रहेगा, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या है, जो इनिशियल वॉल्यूम है एरिया इंटू एल और जो फाइनल वॉल्यूम है एरिया इंटू एल, वॉल्यूम तो सेम रहेगा, मटेरियल तो सेम है, बट ये एरिया तो ए है और ये लेंथ एल है। इसका A2 फाइंड आउट करते हैं, जबकि लेंथ जो है वो 2L हो गई। अब L से तो L चला गया, A2 की वैल्यू आ गई A/2, राइट, A2 आ गया A/2। अब यहाँ से हम निकालते हैं नया रेजिस्टेंस R2, ये आएगा रो L2/A2। चलिए रो L2 कितना है 2L, A2 कितना है A/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो ये आ गया सिंपल 4 रो L/A। अब देखिए एक तो हो गया डायरेक्ट मेथड, रो L/A कितना है R के बराबर, तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं आता, ऐसे समझ में नहीं आता तो सिंपली सेकंड इक्वेशन को हमेशा फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड इक्वेशन 2/1, सिंपल सा। तो R2/R1 या R जो भी हमने लिया, R2 है 4 रो L/A और R है तो रो L तो इधर आ गया और ये चला गया A ऊपर, राइट, इससे ये और ये दोनों इससे, तो R2 इक्वल टू सिंपल आ गया 4R, ठीक है, और R की वैल्यू अपने पास 20, तो ये आ गया 4 × 20, तो आंसर आ गया 80 ओम। चलिए इसको एक बार कर लेते हैं नोट। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम लगता नहीं है, आपको बस पहले आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इट मींस आपको पहले पूरा चैप्टर आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वायर्स A एंड B आर ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों की लेंथ इक्वल है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरियाज एंड मेड ऑफ द सेम मेटल, डिफरेंट क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड मेड ऑफ सेम मेटल। If the resistance of wire A is 4 times the resistance of wire B, calculate the ratio of the cross section areas of the wire, the ratio of the radii of the wires। क्या कह रहा है, दो वायर्स है A एंड B, ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं वायर A और इस तरफ कर लेते हैं वायर B, ठीक है, दोनों की लेंथ तो सेम है अपने पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, डिफरेंट A1 है ये, A2 है इसका, ठीक है, रेजिस्टेंस वायर 1 का A का वो है, ठीक है, सिंपल सा, हाँ, इसका रेजिस्टेंस अगर R2 है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर A इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर B, तो कह रहा है कि पहले वाले यानी वायर A का रेजिस्टेंस जो है वो B के 4 टाइम्स है, ठीक है, और सेम मेटल का बना हुआ है तो इनकी रेजिस्टिविटी भी सेम हो गई, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन ये है। आप कह रहे हैं कि रेशियो निकालना है इनके जो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उनका, ठीक है, तो सिंपल सा देखिए इसका तो हो जाएगा R1 इक्वल्स टू रो L1/A1, ये हो जाएगा R2 इक्वल्स टू रो L2/A2, ठीक है। अब यहाँ से A1 के टर्म में निकालेंगे तो A1 इक्वल्स टू रो L1/R1, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ऐसे ही A2 इक्वल्स टू रो L2/R2। अब A1/A2 कर देते हैं, यानी डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1/2 फर्स्ट, ठीक है, 1/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर नहीं किया हुआ कि सेकंड का रेशियो निकालना फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक है, या फर्स्ट का सेकंड, सिंपली बोलते हैं रेशियो। तो रेशियो जब भी बोला होता है तो हम जो क्वेश्चन में सीक्वेंस में चल रहा था उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। क्वेश्चन में सीक्वेंस में बोला हुआ है A और B, तो हम भी आंसर निकालेंगे A/B। तो A का हो गया, ये हो गया A1 और इस तरफ हो गया A2, तो ये आ गया रो L1 बाय, और ये हो गया रो L2/R2, सॉरी, ठीक है, ऊपर चला गया, और लेंथ भी इक्वल है, चलिए उसका भी कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया, तो ये आ गया L1/L2 और इनटू R2/, अब L1 और L2 किसके बराबर है, लेंथ इक्वल है, तो इनको L कर देते हैं, चलिए, ठीक है, R2 एज इट इज, और R1 जो है वो है 4R2, R2 से R2 कैंसिल, L से L,
तो A1 अपॉन A2 का जो रेशियो है वो है 1/4। ये रेशियो आएगा A1/A2। ठीक है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ द वायर्स। अब वायर का रेडियाई का रेडियस का सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए A1/A2 अभी निकाला है हमने, ये आया 1/4। एरिया होता है R1² R2² 1/4। 5 से 5 डिवाइड होकर कैंसिल आउट, स्क्वायर कॉमन आएगा इधर चला जाएगा, तो क्या आएगा अपने पास रूट 1/4। 1/4 का रेशियो कितना होगा, सिंपली सॉरी रूट हो गया 1/2, तो रेशियो आ गया 1/2। चलिए इसको भी कर लेते हैं नोट। क्लियर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन बोल रहा है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटीज ऑफ थ्री मटेरियल्स पी क्यू एंड आर गिवन बिलो। ठीक है, ये है पी क्यू और आर। क्वेश्चन है विच मटेरियल विल यू यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, हैंडल ऑफ सोल्डरिंग आयरन और सोलर सेल्स दैट इज सेमीकंडक्टर। ये डेटा दे रखा है तीन डिफरेंट मटेरियल्स का। तीन मटेरियल है पी क्यू एंड आर, उनकी रेजिस्टिविटी हमें यहाँ गिवन है। तो कह रहा है कि हमें ये बताना है कि किस मटेरियल को यूज करने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना होगा, मतलब किस टाइप के कंडीशन में कौन सा मटेरियल यूज होगा। जैसे पहला केस है अपना इलेक्ट्रिक वायर, तो फर्स्ट पार्ट है अपना इलेक्ट्रिक वायर, समझिए जरा। अब इलेक्ट्रिक वायर का मतलब होता है सिंपली गुड कंडक्टर, है ना। गुड कंडक्टर होना चाहिए, और गुड कंडक्टर का मतलब होता है कि लेस रेजिस्टिविटी। गुड कंडक्टर वो माना जाता है जिसके पास रेजिस्टिविटी बहुत कम हो, जो फ्लो ऑफ चार्ज को कम से कम अपोज करे। ठीक है, और कम से कम अपोज कौन कर रहा है, तो ध्यान से देखिए। चलिए P के पास है ये, Q के पास है ये, और ध्यान से देखिए इसके पास है 10 की पावर -8 -8, और इन दोनों के पास है पॉजिटिव। तो सबसे कम किसके पास है, Q। तो Q यूज होगा किसके लिए, वायर के लिए। ठीक है। बी पार्ट कह रहा है हैंडल ऑफ सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन, अब हैंडल कह रहा है ना, सोल्डरिंग आयरन देखिए किसी ने, जिससे क्या करते हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक जनरली इलेक्ट्रॉनिक में आपको देखने को मिल जाएगा, टीवी की प्लेट जो होती है मदरबोर्ड, उसमें छोटे छोटे वायर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। नहीं पता तो सिंपली सोल्डरिंग वायर क्या करती है, वायर को मेल्ट करती है। एक वायर होता है उसको मेल्ट करती है। अब वो आगे से होता है गर्म, और पीछे से उसको हम पकड़ते हैं। अब पीछे से पकड़ने के लिए कैसा मटेरियल होना चाहिए, एक ऐसा मटेरियल जो क्या करे, कंडक्टर ना हो। इट मीन्स हमें चाहिए हैंडल प्लास्टिक का या वुड का, और उसका जो होता है वो होता है प्लास्टिक का, और प्लास्टिक होता है सिंपल सा इंसुलेटर। ठीक है, और इंसुलेटर के पास रेजिस्टिविटी कैसी होती है, हाई, है ना। तो रेजिस्टिविटी होनी चाहिए हाई। अब इसमें से सबसे हाई रेजिस्टिविटी किसकी अगर देखा जाए तो ये वाला तो अपना सेलेक्ट हो चुका है पहले। ठीक है, अब इन दोनों में से हाई रेजिस्टिविटी किसकी है, तो देखिए इसके पास 10 की पावर 15, इसके पास 10 की पावर 3 है, तो सबसे ज्यादा हाई रेजिस्टिविटी होगी आर के पास। क्लियर। चलिए अब तीसरा कह रहा है सोलर सेल, इट मीन सेमीकंडक्टर। तो सी पार्ट सोलर सेल। ठीक है, सोलर सेल जो बना होता है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखिए एक तो होता है कंडक्टर जो इजीली फ्लो कराता है। ठीक है, जिसे हम गुड कंडक्टर भी कह देते हैं, जो बिना पोजीशन के क्या करता है, चार्ज को इजीली एक एंड से दूसरे एंड पे फ्लो करने में हेल्प करता है। इंसुलेटर क्या करता है, ये फ्लो ही नहीं करने देता। जबकि सेमीकंडक्टर क्या होगा, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी, एक ऐसा मटेरियल जिसके पास कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी होती है, यानी मॉडरेट इसको चाहिए रेजिस्टिविटी, मॉडरेट रेजिस्टिविटी। तो कैसा मटेरियल होना चाहिए जिसके पास रेजिस्टिविटी कैसी हो, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। अब वो है, देखिए सबसे कम रेजिस्टिविटी इसकी, ये सिलेक्ट हो, सबसे हाई रेजिस्टिविटी इसकी, तो सबसे लो रेजिस्टिविटी देखिए इसकी है, सॉरी इस बीच जो इन दोनों के बीच में आ गई ये। ठीक है, तो हो गया अपने पास P। तो Q से बनेगा कंडक्टर, R से बनेगा इंसुलेटर, इट मींस ये सोल्डरिंग वायर,
और P से बनेगा सेमीकंडक्टर सोलर सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन खत्म। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स R1, R2 and R3. Find the total resistance of the circuit, total current flowing in the circuit, the potential difference across R1. तो ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें एक रेजिस्टेंस R1 ये है, R2 है और R3 है। ठीक है, तो हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट टोटल रेजिस्टेंस। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों जो है ये साफ पता चल रहा है कि ये दोनों जो है ये पैरेलल है, राइट। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। और सीबीएसई में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम सिंपली लिखेंगे कि R2 एंड R3 आर इन पैरेलल। ठीक है, तो ये होगा सिंपल 1/r डैश इक्वल्स टू 1/r2 प्लस 1/r3। 1 ये हो गया वैल्यू इसकी 3, इसकी होगी 1/6। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 6, 2 प्लस 1 ये है 1/r डैश, तो 1/r डैश की वैल्यू आ गई 3/6 दैट इज 1/2। तो r डैश कितना आ गया अपने पास 2 ओम। ठीक है, अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ ऐसा हो गया होगा, ये अपने पास R1 था और ये हो गया R डैश जिसकी वैल्यू है 2 ओम और ये है अपने पास 4 ओम। अब ये दोनों किस में हो गए, सिंपली सीरीज में। तो क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस R1 एंड R डैश आर इन सीरीज। तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया R, तो R1 प्लस R डैश, R1 कितना है 4, R डैश है 2, तो कितना हो गया 6 ओम। तो R इक्वल टू आ गया 6 ओम अपने पास। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस तो निकल गया। अब कह रहा है टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, सेकंड पार्ट टोटल करंट, तो उसके लिए हमने पढ़ा हुआ है ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू V अपॉन R। V है अपने पास 12। चलिए, टोटल रेजिस्टेंस अपने पास 6, तो टोटल करंट आ गया अपने पास 2 एम्पियर। ठीक है, सिंपली तो यहां से करंट कितना जा रहा है 2 एम्पियर ऐसे। अब कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो V इक्वल टू होता है IR, R हमें पता है I ये जा रहा, राइट। थर्ड पार्ट, तो क्या कह रहा है कि V इक्वल टू होता है IR, तो I1 हो गया और करंट तो जा रहा है इसके पास I। ठीक है, और रेजिस्टेंस है इसके पास R1, इसको V1 मान लेते हैं। तो V1 इक्वल टू करंट कितना है अपने पास 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो आंसर आ गया 8 वोल्ट। तो इसके पास होगा 8 वोल्ट। चलिए, क्लियर। अब करते हैं हम नेक्स्ट 6। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर इज 1 एम्पियर, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द अदर 2 रेजिस्टर्स। ठीक है, ये दे रखा है, क्या कर रहा है कि इस रेजिस्टेंस से करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो इन दोनों के पास कितना करंट फ्लो होगा ये हमें निकालना है। बाकी दो के पास कितना बचा, अदर 2 दोनों के पास, इसके मान लेते हैं ये I2 हो गया और ये हो गया I3। क्लियर। अगर देखा जाए तो ये इसके पास करंट है, बट पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। पैरेलल में क्या होता है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होता है। तो पहले हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि V इक्वल टू हो जाएगा IR, तो हो गया I1 R1। ठीक है, ये करंट अगर I1 है, ये कितना है I1। ठीक है, तो I1 अपने पास है 1 एम्पियर, R1 है 5, तो V आ गया अपने पास 5 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल आ गया 5। अब करंट इजीली निकल सकता है, इसी का
कि V इक्वल्स टू IR और I इक्वल्स टू होता है V अपॉन में R। I2 निकालना है तो I2 इक्वल्स टू V अपॉन में R। तो V दे रखा है अपने पास 5 वोल्ट, R2 है 4। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 1.10 बचेगा 2। ठीक है, फिर कितना है 205 1.25 एम्पेयर। तो ये आ गया I2। अब निकाल लेते हैं I3। तो V अपॉन में 5 अपॉन ये आ रहा है 10, तो 0.5 एम्पेयर। सिंपल सा करंट आ गया 0.5 एम्पेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड टू two resistors of 6 ohm and 2 ohm connected in series. Calculate the combined resistance, the current flowing, the potential difference across the 6 ohm resistance. तो इस क्वेश्चन को पहले हम बनाते हैं। क्या करें कि 6 वोल्ट पोटेंशियल जो है वो 2 ओम और एक 6 ओम एंड 2 ओम जो रेजिस्टेंस है उनको सीरीज में कनेक्ट किया है और उसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल है वो है 4 वोल्ट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे है, देखिए ये है 6 ओम, ये है 2 ओम और इसके अक्रॉस है ये 4 वोल्ट। तो कह रहा है कंबाइंड रेजिस्टेंस। पहला पार्ट तो बहुत इजी है, दोनों सीरीज में है तो कंबाइंड रेजिस्टेंस कितना हो गया R इक्वल्स टू 6 प्लस 2 इट मींस 8 ओम। पहला पार्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा बोल रहा है करंट फ्लोइंग, टोटल करंट कितना जा रहा है, ये भी बहुत इजी है। V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू हो गया V अपॉन R। टोटल रेजिस्टेंस है, इसके बाद टोटल पोटेंशियल भी दे रखा है। टोटल पोटेंशियल 4, टोटल रेजिस्टेंस है 8, 1/2 0.5 आ गया। थर्ड पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना है, इसको मान लेते हैं V1। ठीक है, सेकंड पार्ट। अब V1 इक्वल्स टू क्या होगा, अब करंट यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से अगर देखें टोटल करंट आ रहा है इसके पास 0.5 एम्पियर। ये इसके अक्रॉस ये करंट जाएगा, रेजिस्टेंस दे रखा है तो ये आ गया I इंटू R1। 0.5 करंट जा रहा है, रेजिस्टेंस है 6, आंसर आ गया 3 वोल्ट। ठीक है, तो इसके पास होगा 3 वोल्ट, ये निकालना था। तो 3 वोल्ट इसके पास होगा, बचा कितना, 1 इसके पास होगा। चलिए नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a potential difference of 6 volt is applied to two resistors of 3 ohm and 6 ohm connected in parallel. Calculate combined resistance, current flowing in the main circuit and current flowing in 6 ohm resistor। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस वो सीरीज में था और ये इस पर क्या हो गया अपना पैरेलल में। क्वेश्चन है ये, देखिए पहले क्वेश्चन को बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। ये दो रेजिस्टेंस अपने पास 3 ओम और 6 ओम, दोनों को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, किससे, एक 6 वोल्ट की बैटरी से, राइट। तो पहला पार्ट कह रहा है कंबाइंड रेजिस्टेंस, ए पार्ट वो होता है 1/R इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम आया 6, 2 प्लस 1 तो आ गया 3/6 1/R की वैल्यू, जो कि हो जाएगा डिवाइड होके 1/2। तो R की वैल्यू आ गई अपने पास सिंपल 2। सेकंड पार्ट बोल रहा है मेन सर्किट के अंदर करंट कितना होगा। अब मेन सर्किट के अंदर करंट निकालने के लिए अपन मेन टोटल वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल और टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस ये रहा, टोटल पोटेंशियल दे रखा है। ओम्स लॉ लगाएंगे V इक्वल्स टू IR, तो I इक्वल्स टू होता है सिंपल V दे रखा है 6, R है 2, तो करंट आ गया अपने पास 3 एम्पियर। सी पार्ट अब कह रहा है कि 3 ओम रेजिस्टर के पास करंट कितना होगा। चलिए इसके पास हम करंट मान लेते हैं I1। ठीक है, अब ये तो हमें पता है कि पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है और वो कितना होगा जो टोटल पोटेंशियल अप्लाई किया। तो पोटेंशियल अपने को दे रखा है, रेजिस्टेंस गिवन है, करंट निकल जाएगा। कैसे, तो I1 निकालना है तो हो गया V अपॉन में R1। V कितना है तो 6, R1 कितना है 3, तो आंसर आ गया 2 एम्पियर करंट इसमें जाएगा। और अगर इसमें भी बोल देता तो सिंपल था, टोटल करंट देखिए अगर इसमें भी बोलता तो कैसे निकालते, टोटल करंट आ रहा है 3 एम्पियर, इसमें से अगर 2 एम्पियर ये ले रहा है तो इसके पास कितना बच गया 1 एम्पियर। अगर बाई चांस इसमें भी बोलता तो हम इसमें भी निकाल सकते थे,
चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 resistors are connected as shown in figure through the resistors of 5 ohm. A current of 1 ampere is flowing. First part, what is the potential difference across AB and AC? What is the current through the resistors, the 2 resistors? क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, इसमें सी पार्ट यहाँ पे गायब हो गया है, सी पार्ट में से सी पार्ट है अपने पास कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, तो सी पार्ट में हमें टोटल रेजिस्टेंस। तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि ये एक R1 रेजिस्टेंस है 5 ओम का, इसके अक्रॉस करंट जा रहा है अपने पास 5 ओम रेजिस्टेंस है, 5 एम्पीयर का करंट जा रहा है, ठीक है। पोटेंशियल, तो हमें फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि AB के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है और AC के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, ये है, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, ये सीरीज में है इसके साथ और ये क्या है, पैरेलल में। तो पहले हमें AB के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना, जो कि इजी है। AB के अक्रॉस तो बहुत इजी है कि VAB कस्ट हो गया I1 और रेजिस्टेंस है R1। I1 है 5 और रेजिस्टेंस भी है, सॉरी I1 है 1 एम्पियर, I1 है 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर दे रखा है अपने को, रेजिस्टेंस है 5, तो आंसर आ गया 5 वोल्ट। अब बोल रहा है AC, अब AC के लिए निकालने के लिए पहले टोटल हमें रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए पहले इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए हम इसको R डैश मान लेते हैं, ये हो गया 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। 1/R डैश, R2 है 10 और ये है 15, तो एलसीएम आ गया इनका 33 प्लस 2, तो 5/30, इट मीन्स 1/6, तो R डैश आ गया अपने पास 6 ओम, तो ये आ गया 6 ओम, ये दे रखा 5, नया टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास, तो R इक्वल्स टू हो गया सिंपल 5, या लिख देता हूँ पहले, R1 प्लस R डैश, ये है 5, ये है 6, ये आ गया 11 ओम, ठीक है, 11 ओम आ गया। AC के अक्रॉस हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस है 11 ओम, और अपने को AC निकालना है VAC, करंट कितना जाएगा टोटल I1 और रेजिस्टेंस है अपने पास R, तो हो गया 1 × 11, तो ये आ गया 11 वोल्ट, टोटल आ गया अपने पास 11, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का फिर कह रहा है व्हाट इज द करंट थ्रू द 2 रेजिस्टर, इन दोनों के पास कितना करंट होगा, ठीक है। अब देखिए एक तरीका तो ये कि हम BC के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल लेते हैं, उससे इजी, ये पोटेंशियल अगर निकल गया तो बहुत इजी हो जाएगा। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल कैसे निकलेगा, तो पहले हम वो करते हैं, बी पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, BC, ठीक है। टोटल करंट है इसके पास I1, टोटल रेजिस्टेंस है इसके पास ये R, इन दोनों का रेजिस्टेंस सॉल्व करके आया था ये R डैश, इट मींस I1 है 1 और ये है 6, तो 6 वोल्ट, ठीक है। देखिए टोटल 11 आया था, 11 में से 5 इसका और 6 इनके पास हो गया। अब इन दोनों के पास 6 और ये दोनों अगर पैरेलल में है तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है अपना, सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ से जब I1 निकालेंगे, सॉरी I2 है, I2 निकालेंगे तो क्या होगा, VBC अपॉन में R2, ये है 6 और ये है 10, तो ये आ गया 0.6 एम्पियर, और I3 निकालेंगे ऐसे ही, पोटेंशियल तो सेम है, अपॉन में R3, पोटेंशियल है 6 और ये दे रखा 15, ये आ गया 2/5, ठीक है, सॉरी 2/5, ठीक है 2/5 आ गया, तो 2/5 बोले तो 0.4 एम्पियर। तीसरा पार्ट बोल रहा था अपने व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस देखिए हम निकाल चुके हैं यहाँ, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा 11 ओम, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। बोल रहा फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स शोन इन फिगर फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फर्स्ट पॉइंट बिटवीन C एंड D, सेकंड पॉइंट बिटवीन A एंड B, A एंड B, ठीक है, ये है A एंड B। क्या है क्वेश्चन देखिए, ये अपने पास कंबाइंड रेजिस्टर्स का एक वो दे रखा है, नेटवर्क दे रखा है, तो
पहला पार्ट कह रहा है टोटल इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस सी और डी के बीच में, इट मींस इस पॉइंट और इसका मतलब क्या है कि बैटरी का एक एंड यहाँ पर है, कहीं या तो आ रहा है या फिर एंड जा रहा है करंट, और एक यहाँ से, तो इन दोनों का तो कोई रोल है नहीं इसके अंदर, सिंपल सा। और ये तीन हो गए ये, और ये तीन हो गए सीरीज में, तो R2 R3 और R4 किसमें हो गए, R इन, ये तो सर्किट से बाहर हो गया है ना फर्स्ट पार्ट के लिए, तो इसको मान लेते हैं R डैश, तो R2 प्लस R3 प्लस R4, सिंपल, ठीक है। और R2 अपने पास कितना है, 3, ये भी 3 और ये भी 3, तो सिंपल आ गया ये 9 ओम। अब ये जो सर्किट है बाहर वाला हटा देते हैं, तो ये सर्किट ऐसे हो गई, और एक हो गई, सॉरी हाँ ये हो गई ऐसे, ये तो था अपने पास R5 और ये हमने माना है R डैश, और यहाँ से कहीं से करंट आ रहा है ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों किस में हो गए, सिंपल पैरेलल में, है ना, तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो R डैश एंड R5 आर इन पैरेलल, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/r इक्वल्स टू मान लेते हैं इसको, या RP मान लेते हैं, तो 1/r डैश प्लस 1/r, r डैश की वैल्यू कितनी आई है, 9, और इसकी वैल्यू कितनी आई है अपने पास, 3, सॉल्व करेंगे, 9 1 प्लस 2, सॉरी 1 प्लस 3, 3 3 9, तो ये आ गया 4/9, तो 1/RP आ गया 4/9, तो RP हो गया सिंपल 9/4, डिवाइड करूंगा तो 8.10 बचेगा, फिर 20 बचेगा 5, 2.25 ओम आ गया, ये आ गया RP, ठीक है फर्स्ट पार्ट। तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है 2.25। अब कह रहा है सेकंड पार्ट में A और B के बीच में, इट मींस अब यहाँ से कहीं करंट आ रहा है, यहाँ से, अब ये भी पार्ट है, तो ये दोनों सीरीज में, ये हम निकाल चुके हैं, ये फिर पैरेलल में ये भी निकल चुका है, यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया हमने। अब ये तीनों किस में हो जाएंगे, देखिए इसका जो रेजिस्टेंस आया है वो अभी हमने निकाला है, अगर बी पार्ट करें तो वो कुछ ऐसा आया, देखिए ये ए हो गया, ये हो गया RP, और ये हो गया B, और ये वैल्यू है अपने पास 3 जो कि R1 है, और ये है R6, R6 जो कि है 3 ओम। अब ये तीनों किस में हो गए, सिंपल सीरीज में, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो नया जो R आएगा वो क्या आएगा, R1 प्लस RP प्लस R6, अब R1 है 3, यह है 2.25 और ये है 3, 3 3 6 8, ये होगा 8.25 ओम, तो नया रेजिस्टेंस आ गया 8.25 ओम। चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B इन द नेटवर्क एज शोन। सिंपल वैसे ही है, जब भी आपको कोई भी रैंडमली दो पॉइंट के बीच में बोलता है तो इट मींस उसका एक पॉइंट जो है, जैसे कि ये A है और एक B, क्योंकि A और B के बीच में बोला है, तो किसी को भी इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं, किसी को भी इसका नेगेटिव, बस ये मान लीजिए इन दो पॉइंट से बैटरी कनेक्ट है। अगर इन दो पॉइंट से बैटरी कनेक्ट है तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज, ये दोनों हो गए सीरीज, ठीक है, ये दोनों सीरीज, तो इन दोनों को मान लेते हैं R डैश, ये आ गया 2 + 3 5 ओम, है ना। इन दोनों को मान लेते हैं R डबल डैश, ये भी 2 + 3, ये भी आ गया 5 ओम, ठीक है। अब देखिए नया रेजिस्टेंस कैसे होगा, ये ऐसे है तो इनको मिला के ये हो गया A पॉइंट, एक रेजिस्टेंस ये आ गया अपने पास 5 ओम, ये वाला तो अपने पास दे ही रखा है 1 ओम, ठीक है, जो कि B पॉइंट पर है, और ये वाला भी कितना आ गया अपने पास 5 ओम, क्लियर। तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1/R इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/1 प्लस 1/5, 5 आ गया, 1 प्लस 5 प्लस 1, तो ये आ गया 7/5, और R इक्वल्स टू आ गया 5/7, ठीक है।
अब डिवाइड करेंगे तो 0.7 जा 49 10.1 0.71 ओम और आगे सॉल्व कर सकते हैं तो ये आंसर अपना आ जाएगा। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है a parallel combination of three resistors takes a current of 7.5 ampere from 30 volt supply if the two resistors are 10 ohm and 12 ohm, find the third one। क्या कह रहा है? तीन रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है जो करंट ले रहा है 7.5 एम्पियर करंट जाता है जबकि उसको कनेक्ट किया गया 30 वोल्ट की सप्लाई से। तो इसका डायग्रामेटिकली समझते हैं पहले, ठीक है। 1 2 3 राइट। ये दे रखा अपने पास 30 वोल्ट, करंट जा रहा है 7.5 एम्पियर। ये मान लेते हैं R1, ये नहीं पता, ये 10 ओम है और ये है 12 ओम। तो 30 वोल्ट की सप्लाई से 7.5 करंट टोटल जा रहा है इसमें, तो ये R1 बताना है, मतलब ये अननोन रेजिस्टेंस हमें बताना है। देखिए टोटल करंट दे रखा, टोटल पोटेंशियल, तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा तो टोटल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अपने को पता है कि V इक्वल टू होता है IR, है ना। तो और R इक्वल टू होता है अपने पास V बाय I। चलिए, और V अपने पास देखा 30, I है 7.5, इसको हटाएंगे तो आ गया 10, ठीक है। ये 3 के टेबल में जाता है 10 पे, जबकि 3 के टेबल में जाता है 2 और 5, ये कट गया इससे 4, तो टोटल रेजिस्टेंस अपने पास आ गया 4 ओम, ठीक है। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम आ गया, तो हमें पता है कि 1 बाय R जो होता है वो होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 12। R1 निकालना है, इसको इधर लेके आएंगे तो 1 बाय R1 इक्वल टू 1 अपॉन R माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन, और 1 बाय R यानी R की वैल्यू है 4, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 10 माइनस 1 बाय 12। सॉल्व कर लेते हैं। अब ऐसा जो एलसीएम लेंगे जो सब में आना चाहिए, ठीक है। तो 60 कितने पे आता है? 4 के टेबल में 60 15 पर, चलिए ठीक है। 10 के टेबल में 6 पे और इसके टेबल पे 5, तो ये आ गया 15 माइनस 11, तो ये आ गया 4 बाय 60, इट मीन्स 1 बाय 15। ये 1 बाय 15 जो वैल्यू है 1 बाय R1 की है, तो R1 कितना हो गया? सिंपल 15 ओम। तो ये अननोन रेजिस्टर जो निकालना था निकल गया, ये है अपने पास 15 ओम। चलिए नोट कर लेते हैं इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है an electric heater draws a current of 5 ampere and its element has a resistance of 50 ohm. If the heater is switched on for 5 minutes, calculate the energy released in kilojoules। ठीक है, एनर्जी के ऊपर क्वेश्चन है, कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर में करंट जा रहा है 5 एम्पियर। चलिए रेजिस्टेंस है उसका 50 ओम, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्विच ऑन किया हुआ है 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं 5 इंटू 60 सेकेंड्स। तो एनर्जी कितनी जाएगी इसके पास, और उसे हमें किलो जूल में निकालना है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। I मींस 5 इंटू 5, स्क्वायर है ओपन कर दिया, 50 5 60 राइट, 25, ठीक है, और 25 ये हो गया 625, तो ये हो गया अपने पास 625 इंटू 6, 2 जीरो बचे हुए, 33 12 15 1 36 37, ये आ रहा है अपने पास 3750, 2 जीरो इनके बचे हुए, तो इतने जूल आएगा। किलो जूल में बोल रहा है तो इन 3 जीरो घटा देते हैं, आ जाएगा 375 किलो जूल। तो इतनी एनर्जी क्या होगी इसके पास रिलीज होगी। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना an electric bulb of resistance 400 ohm draws a current of 0.5 ampere, calculate the power of bulb and the potential difference at its ends। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसके पास रेजिस्टेंस कितना है? सिंपल 400 ओम, और करंट जा रहा है इसके अलोंग 0.5 एम्पियर, ठीक है।
अब हमें निकालना है पावर। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग पावर का कौन सा फॉर्मूला अपने पास लग रहा है, तो वो है आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर इट मीन 0.5 इंटू 0.5 इंटू 400, पॉइंट हटाएंगे 10, इस पे भी आ जाएगा 10, ये इससे कैंसिल आउट। 25 इंटू 400, पावर आ गई 100 वोल्ट। दूसरा कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, पावर के टर्म में V अपॉन में वी आई, ठीक है। तो V इक्वल्स टू हो गया P अपॉन में I, नहीं तो V इक्वल्स टू आई आर भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। पावर अपने पास है 100, यह है 0.5, यह आ गया, इसको कट कर देंगे 2 इंटू 100 आ गया 200 वोल्ट, ठीक है। V इक्वल्स टू आई आर से भी करते हैं तब भी वही आता है 200, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a soldering rod iron draws an energy of 45,000 joule in 4 minutes when the current flowing through its element is 6 ampere. Calculate the resistance of the heating element. कह रहा है सोल्डरिंग आयरन से एनर्जी कितनी जा रही है, एनर्जी है उसके पास 45,000 जूल, 4 मिनट में, टाइम है 4 मिनट, तो 4 इंटू 60 सेकेंड्स, जबकि करंट है इसके पास 6 एम्पियर और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एनर्जी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक, आर निकालना है तो आर इक्वल टू हो गया एच अपॉन में आई स्क्वायर इंटू टी, ठीक है। एच कितना है 4 5 1 2 3, आई स्क्वायर 60 इंटू 60, और टाइम कितना है, सॉरी 6 एम्पियर ओनली आई, 6 इंटू 6, और टाइम है अपने पास 4 इंटू ये 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। देखिए किसी और का मल्टीपल है तो ये 3 का मल्टीपल आ रहा है 1 5 0 0 2 पे, फिर ये 2 पे जा रहा है, ये 3 का मल्टीपल आ रहा है 5 0 0, 2 से काटेंगे तो आएगा 2 5 0, ये आएगा फिर 125। अब इसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, ठीक है, और नीचे 6 भी बचा हुआ है, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं 4 और 24 से। चलिए 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 5 से ऑलमोस्ट ये होता है अपने पास 120, तो ये आ गया 125 है, तो 5 पे आ रहा है ये 120 5, ठीक है। फिर 0 लेगा 0.1, तो अप्रोक्स आंसर आ जाएगा अपने पास रेजिस्टेंस का 5.1 ओम। चलिए इसको कर लेते हैं नोट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 बल्ब्स A एंड B आर रेटेड 100 वोल्ट 120 वोल्ट 10 वोल्ट 120 वोल्ट across a 120 वोल्ट सोर्स, फाइंड द करंट इन ईच बल्ब, व्हिच बल्ब कंज्यूम मोर एनर्जी। तो 2 बल्ब है, बल्ब A है एक तरफ और दूसरी तरफ है बल्ब B, इसके पास जो पावर है वो है 100 वोल्ट, पोटेंशियल है 120, इसके पास जो पावर है वो है 10 वोल्ट, और पोटेंशियल दोनों के पास सेम है। तो हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, दोनों बल्ब के पास कितना कितना करंट होगा। फर्स्ट पार्ट, तो पावर इक्वल्स टू होता है वी आई, तो आई इक्वल्स टू हो गया P1 अपॉन में V, P1 कितना है 100 और अपॉन में V है 120, 0 से 0, ठीक है। ये गया 5 पे और ये गया 6 पे, ये आ गया 0.50 सॉरी कितना बचा अपने पास 5, 0.4 पे जाएगा, नहीं बचा अपने पास 5/6, ठीक है। तो 1 पे तो जाएगा नहीं, 0 पॉइंट लेंगे तो 8 पे जाएगा हमारा 48, 2 और 0 3 पे जाएगा फिर, तो इसका करंट आ गया 0.83 एम्पियर। ऐसे इसका निकाल लेंगे, I2 इक्वल्स टू P2 अपॉन में V, P2 है 10, V है, तो ये आ गया 1/12,
सिंपल सा, ठीक है। और 1/2 को करेंगे डिवाइड तो एक 0 लेना पड़ेगा, उस पे भी नहीं आएगा, फिर 0.08 पे आएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से आएगा वैल्यू। चलिए नोट कर लीजिए इसको। हाँ, अभी सेकंड पार्ट में बोल रहा है विच बल्ब विल कंज्यूम मोर एनर्जी, तो कौन सा बल्ब जो है यहाँ पे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो कैसे पता चलेगा, तो देखिए अगर हम पावर की बात करें P1 और P2 में, P1 है 100 वॉट जबकि P2 है 10 वॉट, ये ज्यादा पावर ले रहा है P1, है ना। जिसके पास ज्यादा पावर होती है उसके पास क्या होती है, ज्यादा एनर्जी, क्योंकि ये 100 वोल्ट का तो ये ज्यादा जल्दी हीट होगा, है ना, तो ज्यादा एनर्जी लेगा। ये 10 वोल्ट का, इसको टाइम लगेगा हीट होने में, तो कम एनर्जी लेगा। तो इट मींस बल्ब ए कंज्यूम मोर बोला है ना, तो मोर, तो बल्ब ए जो है वो मोर एनर्जी कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट, अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट 500 मिली एम्पियर, ठीक है, कैलकुलेट इट्स पावर। एक टॉर्च बल्ब है जिसके पास पोटेंशियल है 5 वोल्ट, करंट है 500 मिली एम्पियर। अब मिली हटाएंगे तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 2 जीरो इससे गए तो ये आएगा 5 × 10⁻⁻1 एम्पियर। क्लियर। फर्स्ट पार्ट पावर, पावर इक्वल टू होता है वी आई। चलिए वी है अपने पास 5, ये है 5 × 10⁻⁻1, ये आ गया 25 × 10⁻⁻1, तो ये आ गया 2.5, ठीक है, 2.5 वॉट। पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, रेजिस्टेंस। सेकंड वन, तो V इक्वल टू होता है IR, तो R इक्वल टू हो गया V/I, सिंपल सा। V है अपने पास 5 और I है 5 × 10⁻⁻1, ये इससे कैंसिल, ये ऊपर जाएगा 10, तो रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। एनर्जी कंज्यूम व्हेन इट्स लाइटेड फॉर 4 आवर्स। थर्ड पार्ट, टाइम हमें बोल दिया 4 घंटे, 4 घंटे बोलते 60 × 60 सेकंड, कितनी एनर्जी लेगा ये, तो I² RT, ठीक है। इतने टाइम पीरियड में I कितना है, तो I दे रखा है मेरा 5 × 10⁻⁻1 और 5 × 10⁻⁻1, R है 10 और T है अपने पास 4 × 60 × 60, तो ये 10 इससे गया, ये इससे एक 0 गया, अब सिर्फ रह गया मल्टीप्लाई करने, ठीक है। 5 5 जा 25, 25 × 4 100, ठीक है, ये तो हो गया 100, 6 6 36, 36 0 0 1 2, तो इतनी जूल एनर्जी इसके पास होगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो ये था हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करें। अगर आपने देखा हो तो ये हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इनको जरूर ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।